जी नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। और ये जो टॉपिक है ये दोनों के दरमियान में लिंक पैदा करता है कि जी v जैसे v इज इक्वल टू आर मेगा होगा तो उसका फार्मूला हमने कैसे यूज़ करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी वो भी देखते हैं साथ में। देखें सबसे पहले हम लिखते हैं जी एस इक्वल टू आर थीटा। ये एक रिलेशन है बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर है और ये इसमें एंगुलर है, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू आर थीटा। डायग्राम से अगर आप इसको देखें, अगर मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाऊं तो ये आपके पास ज़ाहिर बात है कि थीटा की डायरेक्शन होगी। ये हमारे पास ये जो आर्क लेंथ आप देख रहे हैं सामने ना, ये वाली, इसको आप एस कह दें, ठीक है। ये एंगल बीच में थीटा, ये तो उसकी खैर थीटा की डायरेक्शन आ गई ना यहाँ पे, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू आ गई और ये आर रेडियस आ गया दोनों तरफ, जिसको कहते हैं एस इक्वल टू आर थीटा। यानी इनके आपस में क्या लिंक बनता है, ठीक हो गया। एस इक्वल टू आर थीटा कह देंगे। इसको आप लोग जब लिखते हैं ना, इसको लिखेंगे थीटा क्रॉस आर, यूं लिखेंगे थीटा क्रॉस आर। यानी एंगुलर पहले लिखना है, रेडियस बाद में। इसकी मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा आगे लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको बहुत शौक है कि आप पहले आर लिखना चाह रहे हैं तो फिर आप यूं करें कि माइनस लगा के लिख लें, क्योंकि ये याद रखें कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, ठीक है। तो आप माइनस लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको उल्टाना चाह रहे हैं तो माइनस लगा के लिख लें, कोई इशू नहीं है। क्लियर हो गया। नॉर्मली जो होता है कि अगर आप देखें तो इनके बीच में जो एंगल है, ये आपके पास एक तो ये वैल्यू आ गई ना, थीटा आ गया, बीच में क्या आ गया, क्रॉस आर कह लें। ये क्रॉस प्रोडक्ट बनता है इसमें, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम फर्दर क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं कि कॉज लगाते हैं। इसमें हम क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। तो ये रिलेशन होगा जी एस इक्वल टू आर थीटा। क्वेश्चन देखें इसमें क्या बन सकता है। फर्स्ट करेंगे वो ये कहता है जी कि हमारे पास ये एक लाइक सर्कल है और इसमें ये एंगल दो पॉइंट्स के बीच में गिवन है और रेडियस भी गिवन है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक एंगल गिवन है 120 डिग्री। बताएं कि ये आर्क लेंथ कितनी है, एस कितना है, ठीक है। तो एस इक्वल टू आर थीटा हो गया। आर कितना है हमारे पास, वो 10 आ गया। अब ये जो आपने यूनिट लेनी ना थीटा की, आपने एस से यूनिट में लेना है 120 डिग्री, थीटा गिवन है आपको। तो आप इसको देखें ये पाई में कितना बन सकता है। आपको पता है कि पाई 180 होता है हमारे पास। या अगर हम लिखेंगे पूरे कंप्लीट सर्कल में थीटा जो होता है वो 2 पाई होता है और वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इधर भी फिर 3 से डिवाइड कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसको फर्दर अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये 20 पाई डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। हाँ, पाई और 3 नियरली इक्वल होते हैं, तो क्लोजेस्ट आंसर पे जाना चाहते हैं तो 3 और पाई को कैंसिल कर लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर तक आ जाएगा। इसकी यूनिट मीटर होती है इसकी। क्लियर हो गया। तो ये आप इस तरह से एक इसका क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें कि और क्या रिलेशन बन सकते हैं, इसमें फर्दर देखते हैं। देखें एस इक्वल टू आर थीटा के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है जी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है जी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपने ओमेगा क्रॉस आर लिखना है, ठीक है। और अगर आप आर पहले लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन माइनस के साथ लिखेंगे। ऑप्शन में फिर माइनस होना चाहिए। ये अक्सर आप एमसीक्यू आया होता है, पास पेपर में भी आया हुआ है, इंजीनियरिंग के एक टेस्ट में, यूटी के टेस्ट में, कि रिलेशन पूछा हुआ है कि कौन सा सही होता है। तो एंगुलर पहले होगा, आर बाद में होगा, ठीक है। अच्छा अब देखें हमारे पास इसकी डायग्राम से इसको देखते हैं। ये हमारे पास हो गया जी ओमेगा, ये हमारे पास हो गया जी आर, और ये हमारे पास हो गया जी टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये असल में यूं है, ये इनवर्ड है, ये इस तरह से है ये, ठीक है। ये यूं है और ये यूं है, ये यूं जा रहा है। ये एंगल कितना बनेगा फिर हमारे पास, देखिए ये आर हो गया रेडियस और ये वेलोसिटी यूं इनवर्ड है यूं। ये एंगल होता है एक्चुअली 90, ठीक है। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल है v क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ओमेगा क्या है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी एंगल कितना होता है, 90 होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को खोल लूँ, ओपन कर लूँ, क्रॉस खत्म कर दूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा आर साइन थीटा, ठीक है। थीटा किसके बीच में है, थीटा बीच में है किसके, ओमेगा के और आर के बीच में।
थीटा किसके बीच में, ओमेगा के और आर के बीच में, ठीक है। अब ये थीटा नॉर्मली 90 ही है, अगर आप देखें आर और ओमेगा में एंगल कितना है 90 है। अगर ये 90 ही है और 90 ही रहना है इसने, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा ना कह दें फिर सिंपल इसको। अब ये किस फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, चाहे पहले आर लिख लें चाहे पहले ओमेगा लिख लें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर भी ठीक है, या माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। ये वेक्टर फॉर्म में इसको चेंज करने से फर्क पड़ता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि आपने v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखना है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि थीटा 90 और साइन 90 क्या होता है 1 के इक्वल होता है, इसलिए हम लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। और कभी पूछ लेते हैं कि क्यों लिखते हैं, क्या वजह है, थीटा 90 होता है, और ऑप्शन में थीटा भी पूछ सकता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि ये क्या वजह है कि ये v इज इक्वल टू ओमेगा आर ही ठीक है, वो गलत है, v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा गलत है। ये कब ठीक हो सकता है, माइनस लगा के ठीक हो सकता है, वैसे ये गलत है, वैसे ये इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इज इक्वल। वजह क्या देखें, ये एक सर्कल है, अगर तो ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज है, अगर तो ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेट से ये यूं होगा, तो फिर जाहिर बात है कि ये v है, ये तो कंफर्म है कि v इधर है, v यहां से नहीं हिल सकता, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये लीनियर वेलोसिटी होगी, यहाँ पहुंचेंगे तो फिर इधर होगी, इधर पहुंचेंगे तो इधर होगी। बहरहाल इस पॉइंट पे ये इधर है, ये रेडियस है, रेडियस आउटवर्ड लेते हैं हम, आउट अवे फ्रॉम द सेंटर। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में ओमेगा किधर होता है, ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं ना, देखें ये ओमेगा हो गया आपके पास, लेट्स से कि ये ओमेगा है, ये 3 वेक्टर है। अब अगर मैं ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, राइट हैंड रूल लगाते हैं, फिंगर्स को आप ओमेगा पे रखेंगे, आर की तरफ लाएं। अगर मैं फिंगर्स को ओमेगा पे रखूं और आर की तरफ ले के आऊं, थंब किधर जाएगा, थंब वेलोसिटी की तरफ जाएगा, तो ये सही हो गया ना, ओमेगा से आर की तरफ आए तो ये आता है, तब वेलोसिटी आती है, ओमेगा से आर की तरफ आए तो आती है, इसका मतलब ओमेगा पहले लिखे आर बाद में लिखे। लेकिन अगर मैं आर से ओमेगा की तरफ जाऊं, यानी ये आर है, ये ओमेगा, आर से ओमेगा की तरफ जाऊं यानी यूं जाना पड़ेगा मुझे। अगर मैं आर से ओमेगा की तरफ जाऊंगा तो थंब इधर हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो उधर है, वो तो कंफर्म है कि उधर ही रहेगी, ठीक है। सो आर क्रॉस ओमेगा करूं तो v इधर आ रहा है, तो फिर v के साथ माइनस लगाएंगे तो ठीक है, बीच में माइनस लगाएंगे तो ठीक है, ताकि माइनस बताएगा कि वेलोसिटी ऑपोजिट साइड पे शो कर रहे हैं, एक्चुअली है वो उस साइड पे, ठीक है। इसलिए ये जो है ना ओमेगा क्रॉस आर लिखना होता है, ये इसलिए करेक्ट है। क्लियर हो गया, ये राइट हैंड रूल से ये चीज़ आती है। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास लेट से कि वो कहते हैं जी कि इफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कहते हैं जी इफ अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 60 मीटर कह लें, विद angular speed 100 RPM, तो बताएं कि लीनियर स्पीड क्या होगी, v कह लें, लीनियर स्पीड का मतलब v, ठीक है। तो लगाएंगे जी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रेडियस कितना है जी 60, ओमेगा कितना है जी 100, RPM 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा, ये ऐसा यूनिट में लेके आना, ठीक है। तो बहरहाल ये टोटल दोनों को मिला लें तो मीटर पर सेकंड बन जाएगी, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया ऐसा यूनिट में, 60 को 60 से कैंसिल कर लें, 200 पाई मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। तो ये यूँ आप सॉल्व करेंगे इससे v इज इक्वल टू आर ओमेगा से। रेडियन में आमतौर पे ये ओमेगा की वैल्यू 100 RPM गिवन है, तो इसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के रिलेशंस क्या होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें देखें क्या होगा। एक बात ये याद रखें जी कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख रहे हैं ना, सॉरी ओमेगा क्रॉस आर, इन तीनों का आपस में 90 डिग्री एंगल आ रहा होता है। जैसे v ओमेगा के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर, v आर के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर, ओमेगा और आर भी परपेंडिकुलर है, ये भी क्लियर। ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये देखें 3 क्वेश्चन तो ये बनते हैं, एंगल पूछ सकता है, ठीक है। v का इसके साथ क्या रिलेशन है, v तो इसके इक्वल है, v इज पैरेलल टू
v इज पैरेलल टू ओमेगा क्रॉस आर, इसके क्या है पैरेलल है। क्लियर हो गया। तो ये v का ओमेगा क्रॉस आर के साथ क्या है जी 0 डिग्री का एंगल है। अलग अलग कर लें, v का ओमेगा से जस्ट 90 है, v का r से 90 है, ओमेगा का r से 90 है, v का इस पूरे दोनों के साथ क्या है वो पैरेलल है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लीनियर और एंगुलर एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना इसके अंदर, तो हम लोग देखेंगे कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेशंस जो है ना इसके अंदर 3 तरह की हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट 2 तरह के हैं, लीनियर एंगुलर, और वेलोसिटी 2 तरह की, लीनियर जिसको v से लिखते हैं और एंगुलर जिसको ओमेगा से लिखते हैं। लेकिन एंगुलर एक्सप्रेशन जो है वो 3 तरह की है। एक एंगुलर है जिसको आप अल्फ़ा कहते हैं, 2 लीनियर होती हैं इसके अंदर, एक सेंट्रीपिटल होती है और एक टेंजेंशियल होती है। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल है और ये टेंजेंशियल है, ये दोनों लीनियर हैं। ये कब प्रोड्यूस होती हैं, एक यूनिफॉर्म में होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म की वजह से होती है। यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म में भी होती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल आ जाती है और उसके साथ फिर ओमेगा भी आ जाती है। तो देखते हैं इसमें। ठीक है, देखें हमारे पास फॉर्मूला है जी ए टी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, वैसे बोलते हैं अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना हो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। ठीक है, लेकिन ये कि जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लेके जाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या करेंगे, ए टी अल्फ़ा क्रॉस आर लिखेंगे। अच्छा, ये ए टी जो है ना, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं खाली ये लिखूँ तो फिर कन्फ्यूजन पैदा होती है। ए टी टी टेंजेंशियल को कह रहे हैं हम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ गया। अब देखें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ पर होती है, लॉन्ग टेंजेंट होती है। अगर मैं इसको सर्कल में ड्रॉ करूँ ना, तो ये सर्कल होगा हमारे पास। टुवर्ड्स सेंटर कौन सी होती है, वो सेंट्रीपिटल होती है, ये होती है लॉन्ग टेंजेंट, ये टेंजेंशियल हो जाएगी। जबकि ये जो लॉन्ग एक्सिस होती है, ये हम आपके पास अल्फ़ा से लिखते हैं इसे, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अल्फ़ा के साथ क्या रिलेशन है, ये परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आर के साथ क्या रिलेशन है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये भी परपेंडिकुलर है। लेकिन इस पूरे के साथ, इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज पैरेलल, ये पैरेलल की लाइन है, पैरेलल टू अल्फ़ा क्रॉस आर, इसके ये पैरेलल है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज बेस्ड। ठीक है, पूछ सकता है कि एंगल इनके बीच में क्या होगा। बाकी ये कि मैंने आपको बता दिया कि अल्फ़ा की डायरेक्शन आपने कैसे निकालनी है, वो राइट हैंड रूल से निकालनी है। लेकिन राइट हैंड रूल हमेशा उसकी डायरेक्शन नहीं बता रहा होगा, कभी उसके अगेंस्ट भी जाना पड़ जाता है। वो मैंने इसमें लास्ट में बता दिया था कि अगर ओमेगा इंक्रीज़ कर रहा है तो फिर अल्फ़ा की और ओमेगा की डायरेक्शन सेम है। अगर ओमेगा डिक्रीज़ कर रहा है तो अल्फ़ा की और ओमेगा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फिर वो ऑपोजिट हो जाएगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो अल्फ़ा पहले लिखना है, आर बाद में लिखना है, और अगर आपने आर पहले लिखना है तो फिर माइनस के साथ आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला है जी ए टी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ तो इसलिए आर पहले लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर तो मेरे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर तो मेरे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो फिर याद रखें ओमेगा हो गया कांस्टेंट, अल्फा फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा। पूरा लिख देता हूं, अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा। अल्फा 0 हो गया, अगर अल्फा 0 हो गया तो टेंजेंशियल बी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक हो गया, टेंजेंशियल भी साथ में 0 हो जाएगी। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 टेंजेंशियल भी 0। ठीक है, लेकिन फिर सर्कल कैसे बन रहा है, देखें सर्कल बनाने के लिए एक फोर्स हमें चाहिए होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल इस वक्त 0 नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल का ताल्लुक ओमेगा के साथ नहीं है ज़रूर, लेकिन देख वो ओमेगा की वैल्यू के साथ नहीं है। ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट हो तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि हर पॉइंट पे जो v है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ये इसकी वजह से आ रही है सेंट्रीपिटल। जबकि ये जो 2 एक्सेलरेशंस हैं टेंजेंशियल और अल्फा जो है, ये चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से, जब तक वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगी तब ये पैदा होंगे। लेकिन सेंट्रीपिटल मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, बेसिकली ये चेंज इन डायरेक्शन की वजह से पैदा हो रही है। ठीक है, कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, वो ज़ाहिर बात है कि वैल्यू हमें चाहिए होती है कि एट एन इंस्टेंट वी और ओमेगा की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू पुट करेंगे तो सेंट्रीपिटल की वैल्यू भी आ जाएगी। उसका फॉर्मूला मैं वैसे लिख देता हूँ, सेंट्रीपिटल क्या है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, या ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अब फॉर्मूला भी यही बता रहे हैं कि वी का और ओमेगा का चेंज होना ज़रूरी नहीं है मैग्नीट्यूड के लिहाज से, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, वो तो खुद ही होती रहेगी सर्कल में। ठीक है, तो फॉर्मूला ये बता रहे हैं कि वी इसमें जस्ट वी है,
लेकिन अल्फा के अंदर फॉर्मूले में ज़रा गौर करें तो अल्फा में ओमेगा नहीं आता, चेंज इन ओमेगा आता है। फॉर्मूला भी इनका ये बता रहा है कि ओमेगा का चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, फिर ए टी जो है वो फिर ज़ाहिरी बात है, अगर ओमेगा चेंज होगा तो फिर वी भी चेंज होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में डेल्टा वी आता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वी आता है। अगर वी है, सर्कल में वी है तो सेंट्रीपिटल लाजमी है, लेकिन अगर वी है और वी चेंज नहीं हो रहा तो टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा। अगर वी नहीं चेंज हो रहा तो ओमेगा भी चेंज नहीं होगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो फिर अल्फा भी जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों का ताल्लुक चेंज के साथ है, इसका ताल्लुक चेंज के साथ नहीं, इसमें वेलोसिटी होना ज़रूरी है, बस चेंज बेशक ना हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, इसमें हम लोग और क्या पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दी ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या यूनिफॉर्म सर्कल में क्या हुआ, ठीक है। अब आप देखें फॉर अ सिंगल व्हील, अक्सर एमसीक्यूज इसके आते हैं, स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं इसके अंदर। फॉर अ सिंगल व्हील क्या रिलेशन इस्तेमाल होगा। फर्ज करें कि ये एक सिंगल व्हील है, ये व्हील का आउटर रिम है, ये व्हील का इनर रिम है, ठीक है। ये व्हील की थिकनेस है एक, ये व्हील सेंटर गैल है। फर्ज करें कि ये 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट एक ही व्हील के ऊपर है, ठीक है। जब ये व्हील रोटेट करेगा ना तो ये दोनों पॉइंट रोटेट करेंगे, इसके साथ मूव करेंगे। लेट्स से कि किसी इंस्टेंट पे दोनों पॉइंट इधर आ जाएंगे। लेट्स से कि मैं इसको कह देता हूँ ये एक्स है और ये वाई है। कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या होगा, एक्स और वाई इधर आ चुके होंगे। तो बताएं थीटा किसने ज़्यादा कवर किया। थीटा, थीटा तो बराबर है दोनों का, क्योंकि थीटा इन दोनों लाइंस के बीच में देखें वो तो बराबर है। एक सिंगल व्हील में थीटा कांस्टेंट होगा। कितने टाइम में ये यहां पहुंचे, ये बराबर टाइम में पहुंचे, जितनी देर में ये यहां पर थे उतनी देर में यहां पर आए। तो अगर हम थीटा ओवर टाइम कर लें तो ओमेगा भी कांस्टेंट हुआ। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो फिर अल्फा, क्योंकि ओमेगा अल्फा ओमेगा ओवर टी यानी रेट ऑफ चेंज कर लें, यहाँ पे डेल्टा भी लगा लेते हैं, चलें ठीक है। तो फिर ये भी कांस्टेंट हुआ। फॉर अ सिंगल व्हील जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं, थीटा अल्फा ओमेगा ये कांस्टेंट होती हैं फॉर अ सिंगल व्हील, ठीक है। फिर क्या रिलेशन हुआ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है फॉर अ सिंगल व्हील, ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, थीटा भी कांस्टेंट होगा, अल्फा भी कांस्टेंट होगा। तो v का r के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। v का r के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। फर्ज करें कि जो x है इसका रेडियस डबल है किससे, y से, सॉरी y का रेडियस डबल है किससे, x से। तो फिर वो वेलोसिटी की रेशो पूछेगा तो v का r के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जो रेशो रेडियस की है वही रेशो वेलोसिटी की भी है, लीनियर वेलोसिटी यानी v की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी y की डबल होगी किससे, x से। क्लियर हो गया। इस सिंगल व्हील में याद रखें ओमेगा कांस्टेंट होता है। अब देखें दूसरा केस क्या है। ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता ना कि ओमेगा कब कांस्टेंट होना है और v कब कांस्टेंट होना है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एमसीक्यू इस वजह से गलत होते हैं। अब आते हैं जी कि टू व्हील्स की अगर वो बात करता है। फर्ज करें कि जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के व्हील्स हैं 2 और वो इक्वल साइज़ के नहीं होते, अनइक्वल साइज़ के। एक उसका फ्रंट व्हील है और फिर उसका जो दूसरा रियर व्हील है यानी बैक साइड पे जो व्हील होगा उसका, ठीक है, वो उसका और इसके साइज़ में फ़र्क होता है। अब ये 2 व्हील है, ज़ाहिर बात है कि ये एक ही फ्रेम के साथ करेक्ट है। अगर ये 2 डिफरेंट व्हील हैं और ज़ाहिर बात है कि ये एक ही गाड़ी के 2 व्हील हैं, जैसे ट्रैक्टर में होता है छोटा व्हील है बड़ा व्हील है, एरोप्लेन में भी है ऐसा, ठीक है। तो आप देखें इसकी और इसकी ये कनेक्टेड तो है ना किसी फ्रेम के साथ, ठीक है, दोनों एक साथ स्ट्रेट एक साथ जा रहे होते हैं। इस तरह की सिचुएशन में जैसे कि गाड़ी या ट्रैक्टर है, वी सेम होता है। वी क्या होगा, सेम। अगर डिफरेंट साइज के व्हील हैं, छोटे बड़े 2 व्हील हैं, उनमें फिर v सेम हो जाएगा, यानी इनकी ये वाली वेलोसिटी सेम होती है। और अगर v सेम है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, r इधर ले हैं तो क्या रिलेशन होगा, ओमेगा का r के साथ इन्वर्स हो जाएगा। अब ये रिलेशन चलेगा, ठीक है, ओमेगा r के साथ इन्वर्स हो जाएगा। इसमें v कांस्टेंट हो जाता है फॉर द 2 डिफरेंट व्हील्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। बाकी फिर हम इस रिलेशन के बाद देखेंगे सर्कल में एक्सेलरेशंस कितनी होती हैं, वो थोड़ा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जी। नेक्स्ट देखें, एक ये क्वेश्चन मैंने लिखा है ताकि आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा के रिलेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। कहते हैं कि 2 cars A and B टेक सेम टाइम टू गो 2 कंसेंट्रिक
सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स, सर्कुलर ट्रैक्स कह लें ऑफ रेडियस r1 एंड r2। फर्ज करें कि ये मेरे पास 2 सर्कुलर ट्रैक है, इनका सर्कल यानी सेंटर सेम है। कोसेंट्रिक का मतलब है कि ये सेंटर इनका सेम है, कंबाइंड सेंटर। एक गाड़ी जो है वो इस ट्रैक पे चल रही है और एक गाड़ी इस ट्रैक पे चल रही है, दोनों जो है ना एक सर्कल पूरा करने में ना टाइम एक जैसा लगा रहे, टेक सेम टाइम टू गो टू कोसेंट्रिक ट्रैक्स, ठीक है। यानी एक कंप्लीट राउंड में थीटा कितना होता है, एक कंप्लीट राउंड में थीटा हमारे पास कितना होता है, 2 पाई होता है। 2 पाई दोनों का हो गया सेम। उसने कहा जी टाइम भी सेम है, तो फिर टाइम भी सेम हो गया, 2 पाई भी सेम हो गया, तो फिर इनका ओमेगा हो गया कांस्टेंट। ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट। अब वो कहते हैं कि इनकी वेलोसिटी की स्पीड की रेशो बताएं। वैसे भी लिखा हुआ है स्पीड, इसका मतलब बड़ा आसान हो गया कि स्पीड लिखा हो तो आमतौर पे वो लीनियर स्पीड ही होती है। एंगुलर का वैसे लिखा हो तो ओमेगा यूज़ करना है, वैसे यहाँ से भी क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। अब ये जो रेडियस है ये क्या हो गया r1, इसका जो रेडियस है ये क्या हो जाएगा r2। ये r1 यहाँ तक है, r2 यहाँ तक है, ठीक है। v इक्वल टू r ओमेगा लगाएंगे। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो v का r से क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। तो फिर क्या आंसर बना जी, va डिवाइडेड बाई vb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो फिर va के सामने r1, vb के सामने क्या आ जाएगा r2। ये इसका आंसर हो जाएगा। जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी v ज़्यादा होगी, जिसका रेडियस छोटा होगा उसकी v। जैसे r1 छोटा है तो va कम है, r2 बड़ा है तो vb ज़्यादा। अगर फर्ज करें रेडियस डबल है तो उसी तरह से रेशो भी वही आ जाएगी, ठीक है। तो v का r के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर रेडियस इस कार का छोटा है, इसकी v कम है, ओमेगा दोनों की सेम है, ठीक है। तो एक तो मैंने कहा था कि सिंगल व्हील अगर हो तो ये मस्ट है कि ओमेगा सेम होगी। 2 डिफरेंट व्हील है गाड़ी के, छोटा बड़ा व्हील लगा हुआ जैसे ट्रैक्टर में होता है, उसमें फिर v सेम हो जाती है, ओमेगा डिफरेंट हो जाती है। और जो छोटा व्हील होता है उसका तेज़ घूमना पड़ता है। ट्रैक्टर का छोटा व्हील तेज़ घूमेगा तो बड़े व्हील का मुकाबला कर सकेगा, ठीक है। बड़े व्हील का एक राउंड छोटे व्हील के हो सकता है 2-3 राउंड बनते हो, ठीक है, इसलिए ओमेगा तेज़ हो जाती है उसमें। वो मैंने